हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटे प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अदर अपडेट्स मिल सके और नोटिफिकेशन जा सके टाइमली जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कोलबर्ग की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोलबर्ग साहब के बारे में जानते हैं। ये क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपकी मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। इन्होंने जो पियाजे की थ्योरी थी आपकी, जिन्होंने पियाजे साहब ने जो 2 स्टेजेस दिए थे मॉडल डेवलपमेंट के, उसका एक्सटेंशन किया है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था और इनकी थ्योरी पूरी बेस्ड किस पे है? मॉरल डेवलपमेंट में। अब मोरल क्या है, मोरालिटी क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। मोरल क्या है? मोरल की बात करें तो जो राइट एंड रॉन्ग थिंग है, मतलब आपको इतनी समझ, मतलब क्या गलत है क्या सही है, इस चीज की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए ताकि आप क्या ले सको, सही निर्णय ले सको, सही डिसीजन ले सको। दैट इज बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग। ठीक, तो ये कोलबर्ग साहब अपनी थ्योरी में ये चीज बताते हैं जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चा होता है वो 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से निकल के जाता है, फ्रॉम इन्फेनेसी टू एडल्टहुड जाता है। तो हम कुछ पहले थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने क्या अपनी 6 स्टेजेस दी थी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसमें आपके 4-5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला आपका मोरल रियल, देन मोरल कोऑपरेशन, देन मोरल रीजनिंग और मोरल डायलेमा। इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको थ्योरी को समझनी है तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम मोरल रियलिज्म की बात करें तो मोरल रियलिज्म क्या है? रियलिस्टिक थिंग, मतलब रियल, जो चीज जैसा है वैसा ही, कुछ ऐसे उसमें फेक नहीं है। तो रियलिस्टिक थिंग हमारा क्या है? रियलिज्म है। तो मोरल रियलिज्म की अगर बात करें तो कुछ हमारे समाज में क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, जिसको एज इट इज हमको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसमें आप कोई किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हो, जो कि आपको पता होता है कि वो क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। मान लीजिए ट्रैफिक लाइट को आपको फॉलो करना है, ये एक कॉमन सा रूल है। ठीक, अगर आप रूल तोड़ते हो तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, तो रूल तोड़ने पे आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। और जो हमारा रूल है उसमें आप किसी भी तरीके के चेंज ना करके उसको एज इट इज क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। यही हमारा मोरल रियलिज्म बताता है हमको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मोरल डायलेमा। डायलेमा मतलब आप ये कह सकते हो कि मोरल डायलेमा मतलब बहुत ही दुविधा में हो, दुविधा में किसी भी चीज को लेके। मान लीजिए आपको हमारे जीवन के पड़ाव में ही ये सारी चीजें होती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं और आप दोनों में बहुत ज्यादा परेशान होते हो कि आप किस ऑप्शन को चुनिए। ठीक, किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, जो आपको सही दिशा की तरफ लेके जाए। तो मोरल डायलेमा हमें ये कहता है कि हमारे पास 2 पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसमें आपको क्या करना है? चूज करना है कि क्या आपके लिए सही है एट दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वो आपको चूज करना, यही आपका क्या है? मोरल डायलेमा है, जिसमें बहुत फेमस आपके कोलबर्ग की एग्जाम्पल स्टोरी है हेंस डायलेमा पे। इस पे हम आगे बात करेंगे। कुछ बच्चों को पता होगी, जो नए हैं उनको नहीं पता होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरल कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी काम हम एक साथ करते हैं, भाई सहयोग से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेशन। तो यहाँ मोरल कोऑपरेशन की क्या बात है? मोरल कोऑपरेशन एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके साथ आपका दोस्त है और उसको चोट लग जाती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपके दोस्त को चोट लग जाती है और उसको लेके आप जाते हो, आप उसका सहयोग करते हो, आप उसको उसका ध्यान देते हो। और आपको ये पता होता है कि ट्रैफिक लाइट को अगर आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी। लेकिन एट दैट सिचुएशन आप क्या करते हो? आपको जो सही लगता है कि इसको बचाना ज्यादा जरूरी है, उस समय आप रूल को क्या करते हो? ब्रेक कर सकते हो। आपका इंटेंशन अच्छा है, आप दूसरों को क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो। उस एट दैट टाइम वो आपका क्या कहलाता है? मोरल कोऑपरेशन कराता है कि आपका इंटेंशन तो सही है। ठीक, उस इंटेंशन सही होने की वजह से आप क्या कर सकते हो? रूल को ब्रेक भी कर सकते हो। वो आपके लिए सोशल लाइफ, सोशल हेल्पिंग ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका क्या है? एक मोरल कोऑपरेशन है, जहां पे आपको क्या सही है क्या गलत उस चीज की पहचान होती है, आपका इंटेंशन सही होता है और आप रूल भी ब्रेक कर सकते हो। दैट इज मोरल कोऑपरेशन।
नेक्स्ट अगर हम फोर्थ की बात करें तो मोरल रीजनिंग। अभी मैंने बताया मोरल रीजनिंग किसकी बात करता है, रिजल्ट की बात करता है। रिजल्ट एज एन हमें पता है क्या चीज सही है क्या सही चीज गलत है, और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम क्या करते हैं, एक राइट डिसीजन लेते हैं। एक राइट डिसीजन लेना ही आपका क्या है, मोरल रीजनिंग है। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं वो आपका क्या है, मोरल रीजनिंग है। तो आपका मोरल रियलिज्म क्या हो गया, आपका मोरल रियलिज्म क्या हो गया, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो कि दो होते हैं और आपको एज इट इज उस चीज को अपनाना पड़ता है। अगर उस रूल को आप ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिलेगी। मोरल डायलेमा एक दुविधा होती है जो दो डिफरेंट सिचुएशन में आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरल कोऑपरेशन की, तो मतलब जो आपका इंटेंशन सही होता है, आप दूसरों का सहयोग करते हो बिना सही गलत सोचे, और एट ए टाइम आप दूसरों की सहायता करते हो, ठीक। और मोरल रीजनिंग क्या है, एक फाइनल रिजल्ट है सही और गलत को समझते हुए। नेक्स्ट हम बात, बहुत फेमस स्टोरी है हेन्स डायलेमा की, बहुत बच्चों को पता भी होगा। कोलबर्ग साहब ने बताया था। एक ये जो मोरल रीजनिंग होता है उसको एक सिचुएशन के तहत समझाने की कोशिश किया था कि एक हेन्स नामक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है, कैंसर से पीड़ित होती है, और उसको अपनी वाइफ के इलाज के लिए उसके डॉक्टर का एक मेडिसिन का लाने को बोलते हैं, जिसकी कॉस्ट आपकी 2000 रुपीज रहती है, लेकिन डॉलर रहता है। लेकिन आपका जो हेन्स के पास जो पैसे होते हैं वो सिर्फ $1000 होते हैं, उसको $1000 उसके पास नहीं होते हैं। तो एट दैट टाइम वो एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट भी करता है कि ह्यूमैनिटी सेक में आप दे दो मेडिसिन, आपको बाद में पैसे लौटा देंगे। लेकिन जो आपका मेडिकल स्टोर वाला होता है वो मना कर देता है कि वो पैसे नहीं, वो मेडिसिन नहीं दे पाएगा। अब उस टाइम पे जो हेन्स होता है बहुत ही दुविधा में होता है, डायलेमा में होता है कि वो किस ऑप्शन की तरफ जाए, वो क्या करे। या तो वो भाई कमा के लेके आए, या तो वो क्या करे, चोरी करे। तो वो अपने आप को बहुत ही दुविधा में एक रखता है, एक सिचुएशन में रखता है कि वो एट द टाइम वो क्या करे। या अगर वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाता है तो वो अपनी बीवी के आगे क्या हो जाएगा, अच्छा पति नहीं कहलाएगा। अगर वो चोरी करता है वो तो सोशल रूल को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक। तो बहुत ही ज्यादा डायलेमा में रहता है कि वो क्या करे, उसके लिए क्या सिचुएशन है। तो मोरल रीजनिंग को इसी आगे हम समझेंगे कि क्या क्या फेजेस से एक बच्चा इन्फेंसी से अडल्टहुड तक गुजरता है, क्या 6 स्टेजेस होते हैं। जिस तरीके से करेंगे 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो कोलबर्ग साहब ने दिए थे, तो मोरल डेवलपमेंट के उन्होंने 6 स्टेजेस दिए थे और 3 लेवल दिए थे। 3 लेवल कौन से हैं, आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम हर एक स्टेजेस को, हर एक लेवल को अच्छे से समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मोरल डेवलपमेंट, क्या है मोरल रीजनिंग, अदर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम प्री कन्वेंशनल की बात करें तो प्री कन्वेंशनल पे बच्चा, आप कह सकते हो कि बच्चा छोटा होता है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, आप जो छोटे लेवल, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, यहाँ पे उनको आप रख सकते हो, उस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे बच्चे के अंदर मोरालिटी नहीं होती है, बच्चे के अंदर मोरालिटी नहीं होती है, नो मोरालिटी वाला केस होता है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें बच्चों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, तो वो फेज यहाँ ये है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि अपने लिए काम करता है, उनको ये चीज पता होती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे ब्रेक नहीं किए जा सकते, और वो एज इट इज अपने ऊपर अपनाया होता है और वो ही काम करता है ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके या उसको रिवॉर्ड मिले, ठीक। तो इसी बेसिस पे 2 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, दूसरे को अकॉर्डिंग चलता है ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। यहाँ पे बच्चे को अगर हमने बता दिया कि ये रूल है, ये फिक्स्ड है, बच्चा उस चीज को अवॉइड, मतलब उस रूल को ब्रेक करने में ब्रेक नहीं करेगा, वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ अगर हम इस चीज को ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि एक बच्चा है, उसे पता है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी अगर हम करेंगे, अगर हम टॉय चोरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा कभी भी टॉय चोरी नहीं करेगा, तो बच्चा वही एक्टिविटी करेगा ताकि वो पनिशमेंट को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। नेक्स्ट अगर देखिए स्टेज हमारी क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अगर हम इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा वो एक्शन करता है,
वही एक्शन को परफॉर्म करता है जिससे उसे क्या मिलता है, कुछ एक्सचेंज में मिलता है, इस इंटेंशन से कि उसको फ्यूचर में कोई चीज मिलेगा। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कोई सामान देते हो, कोई पेंसिल देते हो या खाना खिलाते हो, तो इस उम्मीद में कि आपको भी एक्सचेंज में वो चीज मिलेगी फ्यूचर में। तो बच्चा उसी बेसिस पे क्या करता है, काम करता है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज भी कहते हैं आपकी। ठीक, आपका टिफिन एक्सचेंज भी होता है, स्टेज है। नेक्स्ट, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन सब नामों से हम इस स्टेज को जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि टिट फॉर टैट आपकी कौन सी स्टेज है। ठीक, टिफिन एक्सचेंज एज किसको कहते हैं, स्टेज को किसको कहते हैं, ये भी पूछा गया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बच्चा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई भी एक्शन करेगा इन फ्यूचर में, ताकि उसको वो चीज को वो रिवॉर्ड मिले, एज एन एक्सचेंज उसको मिले। नेक्स्ट लेवल देखिए आपका कन्वेंशनल मोरालिटी का लेवल है। यहाँ पे बच्चे के अंदर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट मतलब आप कह सकते हो कि आ जाता है, उसे सही गलत की समझ हो जाती है। उसे ये समझ में आ जाता है कि कुछ समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे हम फॉलो करेंगे। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है वो क्या है, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये हमारी गुड बॉय एंड गुड गर्ल आपकी स्टेज है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मान लीजिए आप बहुत नॉटी हैं, आप बहुत शरारती, आप बहुत परेशान करते हैं अपने भाई बहन को, लेकिन जैसे ही पापा आते हैं तो आप उनको अच्छा बनने के लिए उनके सामने चीजों को दिखाने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या हो, बहुत ज्यादा बदमाश हो, ताकि आपको पापा का अप्रूवल मिले, पापा ये समझे कि आप बहुत अच्छे हो। उनके सामने एक अच्छी छवि बनाने के लिए आपने क्या किया है, वो कार्य किया है। तो यही स्टेज आपकी क्या होती है, आपकी डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की होती है, कि दूसरों के अप्रूवल के लिए जो आप काम करते हो, ताकि आपकी छवि जो अच्छी तरीके से अच्छी बन सके। आप दूसरों के साथ, एक एग्जांपल है कि दूसरों के साथ आप टॉय शेयर कर रहे हो, अपना सामान शेयर कर रहे हो, ताकि वो आपको अच्छा मान सके कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पता है और मैं अपना सामान शेयर करती हूँ। तो ये स्टेज आपकी थर्ड स्टेज है, जहां पे बच्चा अपने आप को गुड इमेज को दिखाने के लिए, अपना अच्छा बनने के लिए काम करता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज है आपका मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को पता होता है कि समाज के कुछ नियम कानून है, ठीक, सोसाइटी के कुछ नियम कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लॉ एंड ऑर्डर है जो हर किसी को फॉलो करना होता है। हमें पता है कि हमें कचरा नहीं फेंकना है, हमें पता है कि हमें कहाँ पे डंप करना है, हमें पता है कि हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हमें अगर समाज में रहना है तो हमें उस चीज को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें पता है कि ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लॉज है जिसको हमें फॉलो करना है, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम पे जुर्माना लगेगा। तो ये हमारी क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर की आपका फेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ये कहती है कि यहाँ पे आपको समाज के नियम कानून समझ में आ गए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिंसिपल होते हैं जिसपे आप काम करते हो फॉर द जस्टिस, फॉर द डेमोक्रेसी, ताकि आप एक जो समाज में सोशल ऑर्डर है उस चीज को मेंटेन कर सको। अब इसी के अकॉर्डिंग द फिफ्थ स्टेज देखिए, जैसे फिफ्थ स्टेज ये कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट मतलब यहाँ पे अब मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका सोशल मोरल कॉपरेशन का बताया था। यहाँ पे आपका इंटेंशन जो होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, ठीक। आप जो भी कार्य करो, जो भी काम करो वो जस्टिस के लिए करो, इंटेंशन आपका राइट होना चाहिए, ठीक। समाज के नियम कानून को आपको पता है, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज के ही भले के लिए आप वो एट ए टाइम नियम कानून को, रूल्स एंड लॉ को आप क्या करते हो, तोड़ देते हो, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई अगर किसी को चोट लगी, आप उसको लेके जा रहे हो, लेकिन ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है तो आप उसको तोड़ते हुए जा रहे हो, और वो उस टाइम एट ए टाइम आपके लिए उसकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपका इंटेंशन गलत नहीं है, क्यों? और आप दूसरों के भले के लिए यहाँ पे अपने समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या करते हो, काम करते हो, जो आपका। और यहाँ पे ये मानना होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रिजिड नहीं है, वो बदले जा सकते हैं, समय के साथ साथ
ताकि समाज का कल्याण हो सके। उस स्टेज देखिए, ये हमारा फाइनल स्टेज है, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप मैच्योर हो चुके हो कंप्लीटली, यहाँ पे खुद के आपके बिलीव्स हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपको पता है आप यहाँ पे क्या करते हो, आपके खुद के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए काम करते हो, और यहाँ पे आपका जो भी बोध हो जाता है कि हर चीज से मोह माया क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप दूसरों के भले के लिए काम करते हो, समाज के लिए काम करते हो, ना कि अपने लिए काम करते हो। जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो आपके रूल है, आपको पता है कि इसको बदले जाने चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। जो भी मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे जो भी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट अगर आप फाइट कर रहे हो ताकि उस समाज का हित कर सको, ठीक। आपके प्रिंसिपल हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको बदले जाने चाहिए ताकि उस समाज का कल्याण हो सके। तो ये लेवल आपका क्या है, फाइनल स्टेज है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं जो कि समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और एक कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है लॉ और उनके प्रिंसिपल के बीच में। जो लॉ होता है वो कुछ और कह रहा है, वो उनका प्रिंसिपल कुछ और कह रहा है। तो ये आपका क्या है, फाइनल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके 6 स्टेजेस थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले कन्वेंशन में सबसे पहला स्टेज पढ़ा था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जहां पे बच्चा काम दूसरों के अकॉर्डिंग करता है ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। यहाँ पे देखिए, आई डू इट सो आई डोंट गेट ट्रबल, मतलब हमको पनिशमेंट ना मिले, हम ट्रबल में ना पहुंचे, इसलिए हम ये काम करते हैं। सेकंड स्टेज देखिए, आई डू इट सो आई गेट समथिंग आउट ऑफ इट, मतलब मैं वो कार्य करता हूं ताकि मुझे कुछ मिले, ठीक। मैं वही काम करूंगा ताकि मुझे फर्दर में एक्सचेंज मिले, रिवॉर्ड मिले, ठीक। थर्ड स्टेज देखिए, आई डू इट सो यू लाइक मी, मैं वही काम करता हूं ताकि मुझे लोग पसंद करें, एक अच्छी छवि मैं अपनी बना सकूं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेज, आई डू इट बिकॉज इट इज द लॉ एंड आई रेस्पेक्ट द लॉ, हमें पता है कि समाज में कुछ नियम कानून है, कुछ ऑर्डर है, उसको हमें फॉलो करना है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए फिफ्थ स्टेप, आई डू इट बिकॉज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ईच अदर, मतलब कि हम ये काम कर रहे हैं ताकि एक हमारा जो है और जो हमारे सोसाइटी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। हमने कुछ हमारे कुछ एथिक्स है, हमारे कुछ बिलीव है, ये काम मैं तभी कर रहा हूँ, मुझे पता है राइट एंड रॉन्ग क्या है। हमें अगर कोई सोशल रूल को अगर तोड़ना है तो हमारा इंटेंशन भी उसके पीछे गलत नहीं है, ठीक। तो हम एक सोसाइटी से बंधे हुए हैं, हमें पता है कि क्या समाज में सही है क्या गलत है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज देखिए, आई डू इट बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, मैं यही इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि यही सही है। भले ही आपका लॉ उसे गलत कह रहा हो, लेकिन आपकी प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो सही है। और आपका लॉ से क्या होता है, आपके लॉ के अगेंस्ट आपकी लड़ाई होती है। तो ये आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि सिंपल से एग्जाम्पल है, होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या 3 लेवल्स हैं, और होपफुली आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी और आपको स्टेजेस और लेवल क्लियर हो गए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी कोलबर्ग पे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच और लाइक करना मत भूलिएगा।